नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने और लोकसभा में हंगामा मचाने के 4 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। 4 आरोपियों को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पुलिस ने कहा है कि कई आरोपियों को पकड़ना भी बाकी है। इसके अलावा ये भी पता करना है कि घटना का मकसद सिर्फ अपनी बात ही रखना था या फिर किसी बड़ी घटना को अंजाम देना। साथ ही पुलिस ने कहा है कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया उसके पीछे बड़े लोगों के शामिल होने की आशंका है, क्योंकि आम आदमी इतनी प्लानिंग नहीं कर सकता है। और आज संसद की कार्रवाई शुरू होते ही सुरक्षा में सेंध को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में नारेबाजी हुई। इसके बाद लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर कहा है कि इतनी बड़ी घटना घटी लेकिन सरकार की ओर से औपचारिक बयान भी नहीं आया, ये तानाशाही है। उधर संसद सुरक्षा पर हंगामे को लेकर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए राज्यसभा से सस्पेंड किया गया। हंगामे को लेकर सभापति ने डेरेक ओब्रायन को पहले कड़ी चेतावनी दी और उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन जब वो नहीं गए तो उन्हें निलंबित करने का फैसला किया। स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ हाउस एंड इस पार्लियामेंट के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्पीकर के संज्ञान में रहता है, स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में रहता है। तो सरकार को स्टेटमेंट दे दो ये ऐसे बोलने के लिए, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जो माननीय स्पीकर ने आदेश दिया है सरकार उसका पालन कर रहे है। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इसमें पॉलिटिसाइज मत करो। सरकार जो स्पीकर के आदेश अनुसार और स्वयं जो घटना हम सब जो सत्ता पक्ष के लोग भी जो देखे हैं, सरकार की भी जो प्रमुख लोग उधर बैठे थे हम लोग देखे हैं। वी आर वेरी सेंसिटिव ऑन दिस। कितना शर्मनाक है और कितना एरोगेंस है सरकार में, इतनी तानाशाही है। चूक उनसे होती है, चूक उनकी सरकार के नियंत्रण में होती है। मैसिव सिक्योरिटी लैब से 22 साल पहले भी बीजेपी ही शासन में थी जब इस तरीके का हमला हुआ था। आज आप ही शासन में हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि पार्लियामेंट को आकर बताएं कि कहाँ चूक हुई थी, कहाँ हमसे गलतियां हुई हैं और कैसे उसको ठीक करेंगे। पर गृह मंत्री अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर नहीं वो बात कर रहे हैं। मेरा मानना बस, और प्रताप सिंह वहाँ पे क्या कार्रवाई होगी वो हमें नहीं पता है। बस ये पता है कि जो भी इसकी मांग कर रहा है उसको सस्पेंड कर रहे हैं। तो जिन 2 लोगों ने संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की, उनके पास बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम से जारी हुए थे। ये खबर आते ही ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि सांसद कौन है और उनकी क्या भूमिका है। मैसूरू से बीजेपी के सांसद हैं प्रताप सिम्हा। उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि वो इन दोनों घुसपैठियों को नहीं जानते थे। उनके सचिव की मार्फत ये पास जारी किए गए, लेकिन उनके घर के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष उन पर कार्रवाई की भी मांग कर रहा है। 47 साल के प्रताप सिम्हा कर्नाटका के मैसूर से लगातार दूसरी बार सांसद बने, पहले 2014 में और फिर 2019 में। मोदी वेव के सहारे दोनों बार उनकी नैया पार लगी। पेशे से पत्रकार प्रताप सिम्हा पहली बार मोदी शाह की नजर में 2008 में आए, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी पर किताब लिखी, नरेंद्र मोदी यारू थुलियादा हादी, यानी नरेंद्र मोदी अनट्रोडन रोड। हालांकि प्रताप सिम्हा बीजेपी युवा मोर्चा के कर्नाटका में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रताप सिम्हा ने 1999 में कन्नड़ा अखबार विजय कर्नाटका से पत्रकारिता शुरू की। बाद में इस अखबार के संपादक बने। उनका कॉलम नेकेड वर्ल्ड काफी लोकप्रिय हुआ। हिंदुत्व का विरोध करने वालों के खिलाफ खूब लिखते रहे। 2014 में आउटलुक में लिखे अपने एक कॉलम में उन्होंने दावा किया कि कर्नाटका के लोगों का नरेंद्र मोदी से परिचय उन्होंने ही अपनी मोदी पर लिखी किताब के जरिए कराया था। हिंदुत्व के पैरोकार रहे प्रताप सिम्हा बड़बोलेपन भी दिखाते रहे हैं। आवारा कुत्तों पर उनका बयान काफी चर्चित हुआ। टीपू जयंती का विरोध करने वालों में आगे रहे।
एक बस स्टैंड की डिजाइन पर अपनी ही पार्टी के स्थानीय विधायक रामदास से भिड़ गए। तब विधानसभा चुनावों में रामदास का टिकट कट गया। अब प्रताप सिम्हा भी सवालों से घिरे हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे कराया जाएगा। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एक पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सर्वे कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश दिए। 18 दिसंबर को सर्वे की प्रक्रिया तय होगी। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें याचिका सुनने योग्य ना होने का दावा किया गया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद 13.37 एकड़ विवादित जमीन का सर्वे कोर्ट कमिश्नर करेंगे। हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं शताब्दी में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मणिपुर में आज केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार ने इम्फाल के शवगृह में 8 महीने से रखे हुए शवों को उनके जिलों में पहुंचाया। इसके लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया था कि इन शवों को घरों तक पहुंचाया जाए। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी से हो रहा तेल रिसाव अब तक नहीं रुक पाया है। तटरक्षक अधिकारियों के अनुसार समंदर में 20 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा एरिया में तेल फैल चुका है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज सरकार और प्रशासन को आड़े हाथों लिया। एनजीटी ने पूछा कि आखिर सफाई अभियान में इतनी देरी क्यों हो रही है। साथ ही एनजीटी ने कहा है कि तेल को और फैलने से रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। समंदर में तेल के रिसने से तटीय इलाकों में उसमें मिलने वाली जो जलीय वनस्पति है, मछलियों को भारी नुकसान पहुंचा है। बिहार की तस्वीर बदलने जा रही है। वहां चल रहे इन्वेस्टमेंट समिट में अडानी समूह ने बड़े निवेश का ऐलान किया है। अडानी समूह राज्य के अलग अलग हिस्सों में बहुत बड़ी मात्रा में निवेश कर रहा है, यानी जो विकास होगा वो चौतरफा होगा। तुम चलते रहना यूं ही निरंतर। अडानी समूह ने बिहार में बहुत बड़े निवेश का ऐलान किया है। बिहार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेते हुए अडानी इंटरप्राइजेस के निदेशक प्रणव अडानी ने घोषणा की कि अडानी समूह बिहार में 8,700 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बना रहा है। इस निवेश से करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये निवेश अलग अलग क्षेत्रों में होगा। मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि अडानी ग्रुप आपके बिहार डेवलपमेंट विजन के साथ है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिहार में हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान। बिहार में अडानी ग्रुप लॉजिस्टिक्स, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और साइलो में एग्री लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ऑलरेडी मौजूद है। इसमें हमने लगभग 850 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्टली 3,000 लोग एम्प्लॉयड है। अब हम अपना इन्वेस्टमेंट बिहार में 10 गुना ज्यादा करना चाहते हैं और 8,700 करोड़ रुपए का निवेदन का प्लानिंग है। हम 3 एडिशनल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें लगभग 10,000 लोग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। वैसे अडानी समूह बिहार में पहले से मौजूद है और इसने राज्य में 850 करोड़ का निवेश भी किया है। अब ये निवेश 10 गुना बढ़ाने की तैयारी है। इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य के वित्त मंत्री और आला अफसर भी मौजूद थे।
प्रणव अडानी ने याद किया कि नीतीश कुमार से अडानी समूह का एक पुराना रिश्ता भी है। उन्होंने 2003 में मुंद्रा तक रेल लिंक का उद्घाटन किया था। अगर बिहार के डेवलपमेंट प्लान्स का जिक्र करूं तो साइकिल एंड यूनिफॉर्म स्कीम, जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चों को फ्री साइकिल एंड फ्री यूनिफॉर्म्स दिए जाते हैं। इसी तरह जीविका योजना से वुमेन्स की इनकम और लाइफ स्टैंडर्ड में काफी सुधार आया है। हर घर में पीने का साफ पानी और अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए चलाई गई चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम और बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट जैसे योजनाओं पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर रही है। बिहार के लिए अडानी समूह के पास बड़ी योजनाएं हैं। गोदामों में अडानी समूह 1200 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। इनसे 2000 रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा 6 शहरों पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज और अरेरिया में सिलो स्टोरेज क्षमता 1.5 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2.25 लाख मीट्रिक टन करने की योजना है। इसके अलावा अडानी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड 900 करोड़ के निवेश के साथ काम शुरू कर चुका है। इसके अलावा कंपनी गया और नवादा में गैस वितरण का नेटवर्क बढ़ाने जा रही है। गया और नवादा में कंपनी 200 करोड़ रुपए इसके लिए लगाने जा रही है। इससे भी 1,500 लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा। अडानी समूह की योजनाएं यहीं खत्म नहीं हो रही। प्रणव अडानी ने यह भी कहा कि बायोगैस उत्पादन और ईवी चार्जर के क्षेत्र में भी कंपनी काम करेगी। बिहार में बायोगैस प्लांट और ईवी चार्जर भी लगेंगे। इससे भी 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, कंपनी बिहार में अडानी विल्मर को भी ला रही है। सासाराम और रोहतास में धान प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे। इस पर 800 करोड़ का निवेश होगा और 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। कंपनी स्मार्ट मीटर निर्माण के क्षेत्र में भी यहां कदम रखने जा रही है। सीवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली में इसकी यूनिट लगेंगी। इस पर 3100 करोड़ के निवेश की बात है। 28 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और 2000 लोगों को काम मिलेगा। बिहार में सीमेंट उत्पादन पर भी कंपनी का ध्यान है। वारिसलीगंज और महावल में सीमेंट प्लांट लगेंगे। इनमें 2500 करोड़ का निवेश होगा और इनसे 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बिहार के लिए ये बड़ा ऐलान है। इसकी मार्फत एक नया औद्योगिक दौर शुरू होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि अडानी समूह यहाँ कामकाज की तिमाही रिपोर्ट देगा, यानी हर 3 महीने में बताएगा कि उसने कितना काम किया। तो बिहार में कल से चल रहा इन्वेस्टमेंट समिट राज्य के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर आया है और इस समिट में कई देशों के लोग हैं, कई बड़े औद्योगिक घरानों के नुमाइंदे हैं जिन्होंने कई बड़े ऐलान किए। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सरकार के कई आला अफसर और देश विदेश से आए औद्योगिक घरानों के नुमाइंदे। बिहार के लिए बड़ा अवसर है। 2 दिन के इन्वेस्टर समिट से बिहार को बड़ी उम्मीदें हैं। तो अभी बिहार एक इतिहास के बारे में जाना जाता है, लैंड ऑफ हिस्ट्री। नालंदा यूनिवर्सिटी और जहां बुद्ध ने बोध गया में सुप्रीम नॉलेज अटेन की, so Lord Buddha attained the supreme knowledge, and from that we also wanted to become land of industry, and in that direction we are having this 2-day global investor meet, जहां पर देश और विदेश से आए हुए उद्यमी और उद्योगपति बिहार में लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं उनके बारे में जान रहे हैं। अडानी समूह ने राज्य में 8700 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। इसकी योजना कुछ इस तरह बनी है कि पूरे राज्य को इसका फायदा पहुंचे। दूसरे औद्योगिक घरानों के लोग भी यहां पहुंचे हैं जो राज्य में निवेश के इच्छुक है। नाहर समूह राज्य में लॉजिस्टिक पार्क बनाने जा रहा है। हमारे लॉजिस्टिक्स पार्क भी हैं पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, असम और बंगाल में। तो हम बिहार के अंदर भी एक लॉजिस्टिक्स पार्क बना रहे हैं। आज की नई पॉलिसी, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो भी आई है, उसके अंतर्गत हम
लॉजिस्टिक्स पार्क्स बना रहे हैं यहाँ पर, जो कि 300 करोड़ के करीब की इन्वेस्टमेंट होगी और अराउंड 2000 लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। बिहार के इस समिट में कई देशों के लोग आए हैं। पहले दिन 26,000 करोड़ से ऊपर के MOU साइन हुए। अमेरिका के IT सेक्टर की कंपनी AMD ने भी यहाँ बड़े पैमाने पर पैसा लगाने का वादा किया है। हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया कि IT सेक्टर के लिए यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग किसी पार्टनरशिप में यहाँ काम करने के लिए अगले 1-2 सप्ताह में शुरू कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि IT सेक्टर, जिसके लिए सिर्फ 3 चीज़ चाहिए, मोटा मोटी सिर्फ 3 चीज़ चाहिए। एक, पहला टैलेंट, जिसकी कमी कभी बिहार में नहीं रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो अब मैं देखता हूँ, मैं साल में 2-3 बार जरूर आता हूँ पटना, जो मैं देखता हूँ वो अब किसी भी शहर से, किसी भी देश से, इंडिया में या बाहर में कम नहीं है। IT सेक्टर की जिसकी ज़रूरत है। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, वो विलिंगनेस। व्हाट आई हैव सीन एंड ऑब्जर्व सिंगल हैंडेडली, संदीप सर और उनकी टीम कैसे ये निरंतर प्रयास कर रही है कि ये सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएँ और आगे बढ़ें। तो बिहार बदल रहा है। इस बदलाव में सबके साथ अदानी समूह की सबसे अहम भूमिका है। सबसे बड़े निवेश का ऐलान अदानी समूह ने ही किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।